बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स लर्न इंग्लिश प्रोग्राम के सिलसिले की आज ये दूसरी वीडियो है। इसमें इंशाल्लाह हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आइए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मींस जुमलों की इकसाम। जुमले बेसिकली इंग्लिश में चार होते हैं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। नंबर 2, प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव सेंटेंस। Number 3 is perfect sentence. Number 4 is perfect progressive sentence. इंग्लिश में ये चार बुनियादी सेंटेंसेस हैं। इनमें एक सिंपल सेंटेंस, सिंपल से मुराद इंडेफिनिट सेंटेंस, यानी इसी जुमले को सिंपल सेंटेंस भी कहा जाता है, इसी को इंडेफिनिट सेंटेंस भी कहा जाता है। और इसमें कुछ थोड़ा डिफरेंस आता है। उसे असर्टिव भी कहा जाता है, अफर्मेटिव भी कहा जाता है। सेकंड सेंटेंस है प्रोग्रेसिव सेंटेंस। प्रोग्रेसिव सेंटेंस से मुराद कंटिन्यूस सेंटेंस। इस जुमले का एक नाम कंटिन्यूस है, एक प्रोग्रेसिव, यानी ये दोनों एक ही जुमले के नाम है। उसके बाद थर्ड है परफेक्ट सेंटेंस, फोर्थ परफेक्ट प्रोग्रेसिव सेंटेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस। बेसिकली इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं बुनियादी बेसिक, वो सिर्फ चार हैं। अब ये चार सेंटेंसेस 12 सेंटेंसेस किस तरह बनते हैं? अगर इनकी तादाद 4 है तो फिर 12 क्या है, 12 क्या है? तो अब हम देखते हैं कि ये 4 सेंटेंसेस जो है वो 12 सेंटेंसेस में किस तरीके से कन्वर्ट होते हैं। देखिए, आपने एक लफ्ज सुना होगा टेंस। इससे मुराद होता है जमाना, वक्त, पीरियड। जमाना चाहे उर्दू का हो, चाहे इंग्लिश का हो, या किसी भी जबान का हो, उनकी तादाद सिर्फ 3 है। There are 3 chances in each language. हर जबान में सिर्फ 3 ही टेंस होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1, पास्ट टेंस। सेकंड, प्रेजेंट tense. Third is future. Future tense. Past tense जमाना है माजी। प्रेजेंट टेंस जमाना है हाल। फ्यूचर टेंस जमाना है मुस्तकबिल।
पास्ट टेंस जो गुजर गया, हकीकतन सिर्फ ये वो जमाना है जिसमें हुआ काम एग्जिस्ट करता है, उसका वजूद होता है, बाकी इन दो में नहीं होता। चले आगे का मसला फिर बाद में डिस्कस करेंगे किस तरह से। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर, तीन जमाने, चार सेंटेंस। हर जुमला यानी सिंपल सेंटेंस को जब आप इन तीन जमानों में बोलेंगे तो उनकी तादाद एक नहीं तीन हो जाएगी। इस तरीके से हर जुमला तीन जमानों में बोला जाएगा, उसकी तादाद तीन होगी। लिहाजा इन चार सेंटेंसेस को जब हम मल्टीप्लाई 3 करते हैं तो ये 12 सेंटेंसेस बनते हैं। इस तरीके से ये 4 सेंटेंसेस जो अभी हमने पीछे सीखे वो 12 सेंटेंसेस इन जमानों की वजह से बनते हैं। तीन जमाने और चार सेंटेंस। उसूल आपको पता है कि 3 बाई मल्टीप्लाई बाई 4 या 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 12। तो जो बेसिक इंग्लिश के 12 सेंटेंसेस हैं वो इस वजह से हैं कि इन चार जुमलों में से हर जुमला तीन जमानों में बोला जाता है, तो इनकी तादाद 12 बनती है। उम्मीद है कि आप काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस समझ गए। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने होते हैं, ये बात आपको इल्म में आ गई। इसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इनको अलग-अलग पढ़ें, इनके माने सब्जेक्ट मौजू को कहते हैं, वर्ब एक एक्शन है, ऑब्जेक्ट को भी मकसद को भी हासिल करने के लिए आप अपना एक ऑब्जेक्ट सेट करते हैं, जो मकसूद होता है आपका, उसे हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं और ऑब्जेक्ट कोई शय भी होती है। लेकिन सेंटेंसेस के अंदर, जब सेंटेंस के अंदर इन तीनों को बोला जाता है, ये तीनों आते हैं, इस तरीके से इनकी तरतीब जो होती है। अच्छा, अब यहाँ एक चीज और नोट कीजिएगा, उर्दू के सेंटेंस की जो तरतीब होती है वो कुछ और होती है, इंग्लिश के सेंटेंस की जो तरतीब होगी वो कुछ और होगी। ये इंग्लिश के सेंटेंस की तरतीब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंग्लिश में कोई भी जुमला बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। ये इंग्लिश के सेंटेंस की तरतीब है। लेकिन उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है। तो हम ट्रांसलेशन करते वक्त हमेशा ये गलती करते हैं कि हम जो इंग्लिश के सेंटेंस की तरतीब है उसकी ट्रांसलेशन भी उसी तरतीब से करते हैं। जो अगर इंग्लिश में ये है कि आई गो टू स्कूल, उसमें होता है मैं जाता हूँ स्कूल। जब हम उसकी ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं मैं जाता हूँ स्कूल, हालांकि ऐसा नहीं होता, बल्कि उर्दू के सेंटेंस की तरतीब ये होती है कि मैं स्कूल जाता हूँ, या आई ड्रिंक टी। ठीक है, अगर इसकी ट्रांसलेशन की जाएगी तो मैं पीता हूं चाय, जबकि उर्दू में इस तरह से नहीं बोला जाता। उर्दू में कहा जाता है मैं चाय पीता हूं। ये इस वक्त मैंने आपको ये बताया कि जब हम जाहिर सी बात आगे सीखेंगे तो इनिशियल स्टेज के अंदर हमें अपनी मादरी जबान की हेल्प से इंग्लिश को सीखना होगा। हम जाएंगे जुमलाबंदी के अंदर, जब जुमले की मेकिंग होगी उसमें उर्दू के सेंटेंसेस भी होंगे और इंग्लिश को उर्दू में कन्वर्ट करने की एक्सरसाइज भी होगी। तो वहां पर ये आपको फार्मूला जो होगा बहुत हेल्पफुल होगा कि जब आप किसी इंग्लिश के सेंटेंस को जो है ट्रांसलेट करेंगे इनटू उर्दू, उस उर्दू के सेंटेंस को आप उर्दू के ही अंदाज में लिखेंगे, इंग्लिश की तरतीब पर नहीं लिखेंगे। और अगर किसी उर्दू के सेंटेंस को
आप इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो फिर उसके लिए आपको इंग्लिश की जो है तरतीब इस्तेमाल करनी पड़ेगी उर्दू की। तो ये तो है एक, मैंने आपको इजाफी तौर पर बता दिया। अच्छा, अब बात चल रही थी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट से मुराद काम करने वाला, काम करने वाला, ये सेंटेंस की तरतीब, अमल, और ये जिस पर अमल किया जाए। सब्जेक्ट काम करने वाला, यानी सब्जेक्ट वो है जो अमल करेगा, वर्ब जो अमल है, और ऑब्जेक्ट जिस पर वो अमल किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट है। मजीद थोड़ी सी इनकी वजाहत करते हैं, ये यकीनन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आएगा तो थोड़ा और जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो समझ में आ जाएगा किस तरीके। देखिए, सेंटेंस के अंदर और सेंटेंस के बाहर, क्योंकि काम करने वाला जो होगा वो इंसान होगा या जानवर होगा, दो में से। सब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है और जानवर भी। तो हम कहीं पर इनके नाम इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर इनके लिए नाम की जगह इनका सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं, जिसे हम या तो नाउन कहते हैं या प्रोनाउन। ये दो ही लफ्ज हैं जो इस्तेमाल होते हैं सेंटेंस में। या वो नाउन आएगा, या तो आप नाम के साथ इस सेंटेंस की इब्तिदा करेंगे, या प्रोनाउन के साथ। लेकिन ये दोनों वर्ड जब जुमले के अंदर आएंगे तो वहां इनको इनके नामों से नहीं पुकारा जाएगा, बल्कि इन्हें सब्जेक्ट कहा जाएगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से बाहर इनका नाम या तो नाउन है, नाउन मींस नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और प्रोनाउन जो उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर इस्तेमाल होता है नाम की जगह। लेकिन दोनों में से कोई भी वर्ड आए जब सेंटेंस में आएगा तो उसको हम सब्जेक्ट कहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जुमले में इसे सब्जेक्ट जो है, इन दोनों में से कोई भी चीज इस्तेमाल की जाएगी तो जुमले में आके सब्जेक्ट कहलाएगी, उसका नाम सब्जेक्ट कहलाएगा। इनकी तादाद देख लेते हैं, इनकी तादाद कितनी है। जाहिर है, अगर नाउन है तो उसकी तो तादाद अनगिनत होती है, नाउन की तो कोई तादाद नहीं है। लेकिन प्रोनाउन की सूरत में इनकी एक तादाद है। अब इन्हें आप सब्जेक्ट कहें या प्रोनाउन कहें, कुछ भी कहा जा सकता है। पर्सनली बंदा अपने लिए आई का लफ्ज इस्तेमाल करता है, या अगर जमा में होगा तो वी, सेकंड पर्सन के लिए यू, थर्ड पर्सन अगर जमा में है तो दे, सिंगल में अगर मेल है तो ही, और फीमेल है तो शी। ये प्रोनाउन की तादाद है, आई, वी, यू, दे, ही, शी। एक लफ्ज और इस्तेमाल होता है जिसे हम इट कहते हैं। इट का लफ्ज भी प्रोनाउन में इस्तेमाल होता है, लेकिन इट के और बहुत सारे इस्तेमाल हैं, उसके यूजेज हैं। ठीक है, हम इसे या लिख लेते, हम इसे लिख लेते। इट, आई माने मैं, वी माने हम, यू माने तुम में कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल, दे माने वो, इसमें भी कोई कैद नहीं, लेकिन बस ये याद रखिए कि ये एक से ज्यादा की नहीं है, जमा की। ही माने वो, लेकिन ये वाहिद मुज़क्कर यानी मेल, और शी के माने भी वो, लेकिन वाहिद मुअन्नस, और इट माने ये जो होता है बेजान के लिए होता है। इसका और इस्तेमाल भी होता है, कैसे होता है फिर इंशाल्लाह बाद में बताएंगे। सब्जेक्ट मींस डूअर, सब्जेक्ट का एक माने प्रोनाउन या नाउन भी होता है। अब नाउन प्रोनाउन क्या होता है मैंने आपको भी डिफाइन कर दिया, लेकिन सेंटेंस में उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे, लिहाजा इसको हम सब्जेक्ट की सूरत में देख लेते हैं। सब्जेक्ट
पर्सनली आई, जिसे माने मैं, वी ये भी पर्सनली है, लेकिन ये एक से ज्यादा अफराद के लिए होता है। यू माने तुम मेल हो या फीमेल हो, इसमें कोई फर्क नहीं। दे के माने वो, ये भी जमा के लिए होता है, यानी एक से ज्यादा होंगे तो दे का लफ्ज इस्तेमाल होगा थर्ड पर्सन। ही माने वो, वाहिद मुजक्कर यानी वाहिद मेल। शी माने भी वो, लेकिन वाहिद मुअन्नस, ये फर्क है इसका। इट माने ये, जो बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद हम लेते हैं ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब तो फिर एक अलग हम चीज बताते हैं इंसान। फिलहाल लेते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि ये डूअर है, जिस पर काम हो रहा है, जान लो काम कर रहा है, सॉरी, सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है। सेंटेंस के हमेशा शुरू में आएगा और उसकी शक्ल ये होगी, या तो उसका नाम आएगा, ये नाम नहीं आएगा तो फिर उसकी जगह हम इन प्रोनाउंस यानी इन सब्जेक्ट में से कोई भी एक वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, अब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में जानदार भी होता है और बेजान भी। बेजान तो जैसा भी बोर्ड है, इस बोर्ड पर मैं अपना अमल कर रहा हूं लिखने का, ये बोर्ड बेजान है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है। इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, अमल कर रहा हूं मैं, टीचर मैं हूं, मेरा अमल है टीचिंग का, लेकिन मैं पढ़ा किसको? आप लोग। तो स्टूडेंट्स कौन है? आप लोग। लिहाजा आप पर जो है वो अमल हो रहा है जो मैं कर रहा हूं, पढ़ाने का। मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं सब्जेक्ट हुआ सेंटेंस का और आप लोग ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट जो है वो बेजान भी हो सकता है और जानदार। बेजान होगा तो उसका नाम है, या फिर इस तरह से ये हिट है बेजान के लिए, तो ये ऑब्जेक्ट की सूरत में आ जाएगा, लेकिन ये तो जानदार के लिए। लिहाजा ऑब्जेक्ट का या तो नाम आएगा, ठीक है, नाम ही आता है, लेकिन अगर जानदार होगा, और जानदारों में इंसान होगा, ये भी याद रखें, जानदारों में इंसान होगा तो मोहन, वरना तो आगे डिटेल में फिर इंशाल्लाह जब जुमला आएगा तो फिर हम आपको बाद में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो दौरान तालीम, यानी जब वो चीज सिखाई जा रही होगी उस वक्त उसकी मजीद वजाहत कर दी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इनिशियल स्टेज के अंदर ये बताना मकसूद है कि जिस तरह सब्जेक्ट के अंदर ये सारे वर्ड हैं, अगर यही ऑब्जेक्ट होते तो फिर इनकी शक्ल ये होगी, आई का मी, वी का अस, यू का यू ही रहता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, और इट का इट इज। मी माने मुझे, अज माने हमें, यू माने तुम्हें, देम माने उन्हें, हिम माने उसे, हर माने उसे, और इट माने इसे। तो सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ऑब्जेक्ट मी, अस, यू, देम, हिम, हर और इट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। जैसे मिसाल देता हूं, उस्ताद बच्चों को मारता है, उस्ताद बच्चों को मारता है। उस्ताद क्या करता है? मारता है, यानी उसका अमल जो है वो मारने का, ठीक। मारता किसको है? बच्चों को। तो बच्चे कौन हुए? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हुआ? उस्ताद। अमल क्या हुआ? मारना, ठीक है। तो अब वो बच्चे जानदार हैं, लिहाजा ऑब्जेक्ट की सूरत में। अब या तो आप चिल्ड्रन करें या देम करें, ये सूरत में आप इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस के अंदर। जो सब्जेक्ट है वो और ऑब्जेक्ट जो है वो, उनकी शक्ल आप देख लीजिए, ताकि आइंदा आप जब सेंटेंसेस का इस्तेमाल होगा, आगे ये और प्रोसेस चलेगा तो इंशाल्लाह आपको और बहुत कुछ आ जाएगा। फिलहाल तो इतने ही। अब हम चलते हैं वर्ब की तरफ। अब हम बात करते हैं वर्ब की। तो याद रखिएगा, वर्ब्स की दो इकसाम होती है। नंबर वन,
ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव वर्ब्स दो किस्म की होती हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब और एक इंट्रांजिटिव। आप जब भी किसी भी वर्ब को डिक्शनरी में लुकअप करेंगे, उसको तलाश करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर ये डू है, जब आप डिक्शनरी में ये लफ्ज देखेंगे तो इसके आगे आपको एक स्मॉल सा वी नजर आएगा। जब भी किसी वर्ड के आगे ये वी बना हुआ आ जाए तो आप समझ जाइए कि वो वर्ब है। अब इसके आगे जो होता है या टी लिखा हुआ आएगा या आई। बात सूरतों में वर्ब ट्रांजिटिव भी होती है और इंट्रांजिटिव। तो आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे हमें ये सारी चीजें जो है वो पता चलती जाएंगी और ये सारे मसले हमारे हल होते जाएंगे। फिलहाल इब्तिदान शुरू में आपके लिए सिर्फ इतना ही है कि वर्ब की दो इकसाम होती है, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। इसकी थोड़ी सी वजाहत कर देता हूं मैं अभी, ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है वो अपने मायने, जस्ट लाइक आई रीड, मगर आप सिंपली कहते हैं आई रीड तो बात वाज़ेह नहीं होती जब तक आप ये ना बता दें कि आप क्या चीज पढ़ते हैं। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, जब तक ये नहीं बताएंगे क्या पढ़ते हैं, आपकी बात का जो मायने है या मफहूम है वो वाज़ेह नहीं होता। लिहाजा इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट देना लाजमी होगा। अब बुक कर दें, न्यूज़पेपर कर दें, या व्हाटएवर जो कुछ भी है, आप जब देंगे इसके आगे ऑब्जेक्ट तो इस वर्ब के मायने वाज़ेह होंगे। अगर ऑब्जेक्ट नहीं देंगे तो ये वर्ब अपने मायने वाज़ेह नहीं करेगी। लिहाजा क्या बात समझ में आई कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जो अपने मायने वाज़ेह करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की मोहताज होती है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा वर्ब के मायने वाज़ेह नहीं होंगे। लेकिन इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसको अपने मायने और मफहूम वाज़ेह करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत पेश नहीं आती। जस्ट लाइक आई स्लीप अर्ली। ये याद रखिएगा, अर्ली जो है ये टाइमिंग है, ऑब्जेक्ट नहीं, वक्त। आई स्लीप मैं सोता हूँ या मैं सो जाता हूँ, अर्ली जल्दी, मैं जल्दी सो जाता हूँ। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। स्लीप का लफ्ज खुद अपने मायने वाज़ेह कर रहा है। इसी तरह आई वेक अप अर्ली, अर्ली आई वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठ जाता हूँ। सोकर उठना, इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है माने वाज़ेह के लिए, वर्ब खुद ही अपने माने वाज़ेह कर रही है और स्लीप भी अपने माने वाज़ेह कर रही है। लिहाजा इनको अपने मायनों के वजाहत के लिए किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं आती। लेकिन अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी अपने मायने मफहूम को वाज़ेह करने के। बस ये इन ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब का फर्क है। बाकी वर्ब्स तो बहुत सारी है और इसकी डिटेल भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसका इस्तेमाल करते जाएंगे वहां जो जो वर्ब इस्तेमाल होती जाएगी हम उसका उसकी उसी वक्त वजाहत कर देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। याद अगर अभी भी कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट के जरिए से मालूमात कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हर बात का मैं जवाब दूंगा। उसके बाद अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर बटन क्लिक कीजिए और ऑल पर लाजमन क्लिक कीजिए ताकि आइंदा आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाए। अस्सलाम।